उसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, सिंपल वे में, हर एक स्टूडेंट ने रोज़ाना की बुनियाद पे एक सब्जेक्ट को कवर करना है। जिस तरह कि ईशा का जियोग्राफी स्टार्ट है, सायरा बेग का पोल साइंस स्टार्ट है, काशिफ खान का इस्लामियात स्टार्ट है, समी का पोल 2 स्टार्ट है। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट को टाइम देना है रोजाना 3 से 4 5 घंटे, और इसके साथ साथ आप लोगों ने बिग बॉस को जरूर तवज्जो देनी है, क्योंकि इसको बिग बॉस मैंने इसलिए कहा है कि 98.2% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं तो वो एक बिग बॉस है, अगर मैं प्रीसी की बात करूं तो वो बिग बॉस 2 है। अगर एक साल इससे में 96% लोग फेल है तो दूसरे साल प्रीसी में 98 फेल हो जाते हैं। अगर एक साल प्रीसी में 98 फेल है तो दूसरे साल इससे में 98 फेल हो जाते हैं। और आप लोगों को मैंने सिंपल अल्फाज में अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रिपरेशन की कंटेक्स्ट में मैं कहता हूँ कि इससे पे काम ज़रूरी है रोज़ाना के बुनियाद पे, इससे पे काम रोज़ाना के बुनियाद पे फ़र्ज़ है। रोज़ाना अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट 1 से 2 घंटे इससे को नहीं दे रहा तो वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, और या वो CSS एस्पायरेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर मैंने नवंबर से या अक्टूबर के एंड से या दिसंबर से इसे स्टार्ट करना है। ये बेवकूफ़ी है। इसे ना कोई करंट अफेयर है, ना पाकिस्तान अफेयर है, ना इस्लामियात है कि एक डेट से स्टार्ट कर लो और 30 दिनों के बाद आप एकेडमी की क्लासेस ख़त्म होने के बाद आप कहें कि मेरा ऐसे हो गया। नो, हरगिज़ ही नहीं। ऐसे में आप लोग लिख ले, इससे में सिर्फ एक ही अप्रोच है जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। इसको कहते हैं ट्रायंगुलर अप्रोच। ट्रायंगुलर अप्रोच। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 वर्टेसेस होते हैं। पहले वर्टेक्स को कहते हैं सी, सी। दूसरे को कहते हैं DOT। तीसरे को कहते हैं S। ये सी से आता है कंटेंट ऑफ द एसे, कंटेंट ऑफ द एसे। ये DOT से आता है डिमांड ऑफ द टॉपिक। ये इससे आता है स्ट्रक्चर। हमेशा के लिए स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि DOT में आप चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें। डिमांड ऑफ द टॉपिक को सबसे पहले एड्रेस करें। डिमांड ऑफ द टॉपिक वो होता है जो प्राइमरी हेडिंग्स आप लिखते हैं आउटलाइन में, जो कि आपसे पूछा जाता है, दैट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, और आपके 70 to 80% पैराग्राफ्स उस पे होते हैं, और आप वो चीज़ वहाँ लिखे जो उसने पूछा है। जो नहीं पूछे उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दे। 95% पास होना या फेल होना डिमांड ऑफ द टॉपिक को एड्रेस करने पे इन्हिसार करता है। एंड इसके साथ अगर आपने टॉपिक की डिमांड को समझा, द सेकेंड थिंग इज कंटेंट ऑफ द एसे। कंटेंट में बहुत सारे इशू होता है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे फैक्ट बुक बनाते हैं, जी पेस्ट लगाओ, पेस्टल लगा लो, दो रजिस्टर फिक्स के लगा लो, रिसर्च पेपर बना देते हैं ऐसे से। कंटेंट ऑफ द एसे जो मैंने एक प्रॉपर वे में 41 ऑर्गेनाइजेशन से, जो 41O अप्रोच है उसके बेस पे रिसर्च बताया, या मैंने आपको एक रजिस्टर का कहा कि आप एक रजिस्टर ले, 200 टॉपिक्स मैंने भेजे हैं जो मैंने ऑलरेडी यूपीसी से, एफपीसी से, केपीपीसी से, मोक से और अपने एंगल से जो न्यू डायनेमिक्स आ रहे उनके टॉपिक्स मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर किए और इंडिविजुअल भी शेयर किए। रोजाना की बुनियाद पे एक टॉपिक उठा के उसका कंटेंट देख ले, रिसर्च करे डिफरेंट एंगल से, उससे रिलेटेड बुक्स देखे, उससे रिलेटेड पास कोई थिंक टैंक देखे, उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल देखे, उससे रिलेटेड कोई वी कैन से कहीं पे नेट से देख ले। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग रोज़ाना ऐसे पे कंटेंट कर लिखते हैं तो दूसरे दिन जब एक टॉपिक पे आपने कंटेंट कलेक्ट किया तो दूसरे दिन उसी टॉपिक पे आप आउटलाइन बना लिया करें। मेरे कहने का मतलब है
कि एक दिन में आपने क्या करना है, एक दिन में रिसर्च, दूसरे दिन आपने क्या करना है, एक दिन रिसर्च, दूसरे दिन आपने आउटलाइन, एक दिन रिसर्च, दूसरे दिन आपने आउटलाइन लिखने हैं। तो रिसर्च आउटलाइन की बुनियाद पे आप आगे जा सकते हैं। तो ये ऐसे के कंटेंट के हवाले से चीज़ें एड्रेस करेंगे आप लोग, जो आप लोगों को मैंने रजिस्टर का कहा है कि उसको मेंटेन रखे। हमेशा के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा भी है कि स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं होता, कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए, तो वो फिर फंस जाते हैं और उनके लिए ऐसे एक फोबिया बन जाता है। तो आप लोगों ने ऐसे को फोबिया नहीं बनाना है, आप लोगों ने ऐसे को कंटेंट के बेस पे, डिमांड ऑफ द टॉपिक के बेस पे एड्रेस करना है। जो तीसरा वर्टेस है उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। एक बात बताऊं, स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे आप 1 से 2 घंटे में सीख सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिनों में सीख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टूडेंट्स 90% एकेडमी में सिर्फ स्ट्रक्चर पे जाते हैं, उनको एकेडमिक्स का पता ही नहीं होता, सिर्फ स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होगा। ऐसे एक स्किल है, जिस तरह ड्राइविंग एक स्किल होता है, तो उसके बेस पे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप 90% स्ट्रक्चर पे तवज्जो ना दे, आप 90% एकेडमिक्स, एवोल्यूशन, रिव्यू एंड कंटेंट, मैच्योरिटी, लैंग्वेज पे तवज्जो दे। स्ट्रक्चर तो हो जाएगा, इंट्रो का क्या स्ट्रक्चर है, कंक्लूजन एंड बॉडी पैराग्राफ का आउटलाइन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 दिनों में आप सीख जाओगे। और स्ट्रक्चर में कोई हार्ड एंड फास्ट टूल है ही नहीं, लेकिन जो भी चीज़ आप लिख रहे हमेशा के लिए ऐसे में ज़रूरी है कि रिलेवेंट लिखो। जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं रिलेवेंट लिखो। रिलेवेंट लिखने के साथ साथ ये देख ले कि जो आप लिख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अल्फाज कितने मुश्किल है और बात कितनी गहरी है, बल्कि ये इंतहाई ज़रूरी है कि अल्फाज कितने सादा और बात कितनी रिलेवेंट है, कितनी ज़रूरी टू द टॉपिक है, कितनी रिलेवेंट टू द टॉपिक है। आप मुश्किल वर्बोसिटी शो करोगे फेल हो जाओगे, सिंपल अल्फाज लिखोगे लेकिन एग्जामिनर कन्विंस हो जाता है आप जा सकता है। तो रिलेवेंट लिखो, कंटेंट रिलेवेंट लिखो, एंड रिलेवेंट के साथ साथ जो भी आप लिख रहे हो ना करेक्ट लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, एक्सप्रेशन के मिस्टेक्स ना हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर के मिस्टेक्स ना हो। तो ये जरूरी है। और फिर उसके अलावा ये माइंड में रखे कि जब प्रीसी पे हम आ जाते हैं, ऐसे की तो मैंने बता दिया कि क्या है। और प्रीसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो प्रीसी के हवाले से आप लोगों ने एक काम करना है। जो बिग बॉस 2 है प्रीसी, रोजाना 1 से 2 घंटे प्रीसी पे काम करे। लेकिन प्रीसी को कवर करने से पहले जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है उनको मेरी ये सजेशन है कि वो इंग्लिश फाउंडेशन पे ज़्यादा तवज्जो दे। पहले पैराग्राफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, टेंसेज, वॉइसेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ पंक्चुएशन, और उसके बाद हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको यूज करने का तरीका सीख ले। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो अबाव एवरेज स्टूडेंट्स है, जो अबाव एवरेज स्टूडेंट्स है उनको मैं कहता हूं कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को प्रिंट करना है। आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को प्रिंट करना है। आई रिपीट, आप लोगों ने पास्ट पेपर को प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के हवाले से पास्ट पेपर के डिफरेंट एंगल्स को कवर करना है। पास्ट पेपर्स के डिफरेंट एंगल्स को कवर करना है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, उसको रोजाना मैं एक पैराग्राफ देता हूँ केपीपी में, इसका जो बॉडी पैराग्राफ है, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसको रोजाना मैं प्रीसी देता हूँ केपीपी में, इसका जो प्रीसी आता है, और एक तीसरा स्टूडेंट है उसको मैं डू इज डायरेक्टेड का काम देता हूँ। इन तीनों ने प्रीसी स्टार्ट किया, रोजाना के बेस पे काम करते हैं। अगर वो 10 बॉडी पैराग्राफ लिख लेते हैं 250 वर्ड्स के, जो बॉडी पैराग्राफ्स को नहीं कह सकते, एक पैराग्राफ लिखना एक टॉपिक के ऊपर 250 to 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो फिर उन्होंने प्रीसी पे काम करना है, फिर कंप्रिहेंशन पे काम करना है, फिर उन्होंने एडियम्स याद करना है केपीपीएमएस के लिए, और डू इज डायरेक्टेड पे काम करना है। तो रोजाना अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो फाउंडेशन पे तवज्जो दें, अगर अबव एवरेज स्टूडेंट है तो प्रीसी के हवाले से एक एरिया को 10 दिन दो। आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 10 पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करो 10 दिनों में, फिर आप प्रीसी 10 दिन प्रैक्टिस करो, फिर कंप्रिहेंशन 10 दिन प्रैक्टिस करो, फिर आप वहां पे इडियम्स 10 दिन प्रैक्टिस करो, फिर आप उसके बाद डू इज डायरेक्टेड पे काम करो। और केपीपीएमएस के हवाले से अगर मैं बात करूं
तो प्रीसी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर पीपीसी के हवाले से मैं बात करूं पंजाब या बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो प्रीसी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फेल होने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो प्रीसी में बिग बॉस 2 है उसको तवज्जो दे। रोजाना की बुनियाद पे ऐसे को 1 से 2 घंटे, प्रीसी को 1 से 2 घंटे और एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे देना ज़रूरी है। आपके टाइम टेबल में ये 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि आप लोग प्री से अभी स्टार्ट ना करें, आप 20 to 25 डेज तक क्रिएटिव राइटिंग सीखें। और क्रिएटिव राइटिंग यही है जो मैं आपको स्मार्ट वे में रोज़ाना की बुनियाद पे नई नई चीज़ें सिखाता हूँ और नई नई चीज़ें आपकी रिहर्सल यहाँ करा देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको असाइनमेंट देता हूँ, आपने वो भी कवर करने हैं। यहाँ तक बिग बॉस मेथड हो गया। इसके बाद अगर मैं आपको समझाऊँ 41O अप्रोच, 41O अप्रोच इंतहाई ज़रूरी अप्रोच है। इसमें आप क्या करोगे कि आपके पास 41 ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। आज के लिए हमारे स्कूल ऑफ थॉट है 41 ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोगों ने आज ही जाके 41 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखते हैं। मैंने एक रजिस्टर में लिखा भी है, एक स्टूडेंट के पास था, लेके गया, अभी तक वापस नहीं आया और वो कह रहे अभी मेरे पास नहीं है, वरना अगर वो होता आप लोग के साथ अभी स्कैन करके शेयर करता। मैंने इस पे काम किया था। मैंने IPCC, UNFCC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, UN, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, EPA और इंटरपोल, यूरोपोल, इंटरनेशनल पुलिस, इसके साथ जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं, ख्वाह इकोनॉमी के है, ख्वाह गवर्नेंस के है, ख्वाह पॉलिटिक्स के है, आप लोगों ने 41 ऑर्गेनाइजेशंस या उसके साथ इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, जिस तरह FIA, जिस तरह नेब, शाबाश। तो इन सारों को आप लिख सकते हैं। 41 वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस लेके, वो वाले इंस्टीट्यूशंस लेके जो कि आप रोजाना अखबारों में देखते हैं कि ये रिपोर्ट UNFCC का है, ये रिपोर्ट UN वेमेन का है, ये रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, ये रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का है, ये रिपोर्ट UN का है, ये रिपोर्ट नासा का है, ये रिपोर्ट नेटो का है। आप लोगों ने इन सारों को, ये रिपोर्ट COP29 का है, ये क्योटो प्रोटोकॉल का है, ये IPCC का है, ये UNFCC का है। 41 मैंने लिखे थे, 41 तक आप लोग लिख ले। जरूरी नहीं है 41, 40 भी हो सकता है, लेकिन मैंने 41 सर्च किए थे, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग जब भी कोई रिसर्च करते हैं न्यूज़पेपर से, इप्री से, ICSI से, तो 41 ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन से रिसर्च कलेक्ट करें। अगर हेल्थ का इशू है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। अगर क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल की बात है तो CRPC, इंटरपोल, यूरोपोल, PPC की बात करें। अगर आप यहाँ पे क्लाइमेट का है तो UNFCC, IPCC, क्योटो प्रोटोकॉल, COP29 की बात करें, COP की। तो आप लोगों ने 41 ऑर्गेनाइजेशन आज के लिए लिख ले, असाइनमेंट है। कल मैं चेक करूंगा हर एक स्टूडेंट के पास 41 ऑर्गेनाइजेशन या दोनों मिला के 41 ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ताकि हम उसके मुताबिक रिसर्च करें, उसके मुताबिक रिसर्च करें। इसके साथ साथ ये आप लोगों की दूसरी जो अप्रोच है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को पता होगा कि बोस कार्ड अप्रोच किस चीज के लिए यूज होता है। मुझे बताएं। बोस कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, UN हो, SCO हो, सार्क हो, आसियान हो, बोस कार्ड अप्लाई करें। ये बोस कार्ड में B से आता है बैकग्राउंड, O से आता है ऑब्जेक्टिव, ये S से आता है स्ट्रक्चर, ये C से आता है कंस्ट्रेंट्स, ये A से आता है एनालिसिस, ये R से आता है रिफॉर्म्स, ये D से आता है डेवलपमेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने UN का काम स्टूडेंट्स पे कराया, SCO का कराया, OIC का कराया, आसियान का कराया, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट आज जो उसने किया था, तो वो भी मोस्ट अप्रोच था, वो अलग है जो मैंने चेक किया है। तो आप लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे पोस्ट कार्ड अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आज के असाइनमेंट में 41O अप्रोच है जो आप लोगों ने कवर करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं।